हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में इन्वायरमेंट इकोलॉजी को रिवाइज करने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस होगा यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद भी कई लेक्चर आएंगे। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इन्वायरमेंट आर कलेक्टिवली पोर्ट्रेज, मतलब कि इन्वायरमेंट क्या है। तो इन्वायरमेंट को किस तरीके से शो किया जाता है, पोर्ट्रे यानी कि शो करना। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड कंडीशंस, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स और कंडीशन है जो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, लिविंग थिंग और मैच्योरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट अपने आप में सेल्फ सस्टेन होता है नेचर के द्वारा और अपने फैक्टर के द्वारा। फैक्टर यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो उनके द्वारा, ठीक है। तो और एक दूसरे से चेन एक रिएक्शन से जुड़ा रहता है। तो इस चेन में कहीं भी एक इम्बैलेंस आता है तो पूरे इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस आ जाता है। नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर क्या होता है। तो जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ऑल द इन्वायरमेंटल फैक्टर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक फैक्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनका फूड चेन, उनका बिहेवियर, ये सब आता है, उनका इंटरेक्शन। और अबायोटिक फैक्टर में जितने भी नॉन लिविंग फिजिकल एलिमेंट जैसे सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, पोल्यूशन, ये सब आते हैं। इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी एक तरह का स्टडी है। इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ एनिमल्स, प्लांट एंड अदर लिविंग थिंग्स रिलेट टू ईच अदर। तो किस तरीके से जानवर, पेड़ पौधे या फिर दूसरे लिविंग थिंग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इन्वायरमेंट में फिट होते हैं, उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी वर्ड जो है कॉइन किया गया था जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1866 में, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे एक स्पेसिफिक यानी खास तरह का रिकॉग्निबल लैंडस्केप होता है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, वेटलैंड, ये सब एक तरह का इकोसिस्टम। यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी हम लोग यदि लेते हैं तो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम कहलाएगा। इकोसिस्टम ओपन सिस्टम होता है, याद रखिए इकोसिस्टम हमेशा ओपन सिस्टम होता है। और एक इकोसिस्टम के लिए लॉस दूसरे इकोसिस्टम के लिए गेन बन जाता है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, यहाँ पे बायोस्फीयर टर्म आता है, तो आप पढ़े होंगे जियोग्राफी में। एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, ये तीनों जहाँ पे मिक्स करता है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर में ही लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो बायोस्फीयर में डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं। तो एक इकोसिस्टम के लिए गेन दूसरे इकोसिस्टम के लिए लॉस का काम करता है, या फिर एक के लिए लॉस दूसरे के लिए गेन का काम करता है। दिस फ्लो कनेक्ट द इकोसिस्टम विद अ टेंडेंसी टू ओवरलैप एंड ओवरग्रेजिंग जोन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम कॉल्ड इकोटोन। इकोटोन क्या होता है। तो दो इकोसिस्टम के बीच में जो ओवरलैपिंग जोन होता है, जैसे आप नदी किनारे जाइएगा तो अचानक से नदी नहीं मिलता, पहले थोड़ा सा बालू वाला इलाका मिलता है, फिर कम पानी वाला एरिया मिलता है, उसके बाद नदी स्टार्ट होता है। तो ये जो ओवरलैपिंग जोन है, बालू वाला इलाका और कम पानी वाला इलाका, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं। जहाँ पे दो इकोसिस्टम ओवरलैप करता है उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। जितना भी इकोसिस्टम है, एवरी इकोसिस्टम सस्टेन ऑन 6 प्रिंसिपल। जितने भी इकोसिस्टम है सब 6 प्रिंसिपल पे सस्टेन करते हैं। स्पेसिएशन, डाइवर्सिटी, हैबिटेट, एडेप्टेशन, इंटरडिपेंडेंस और इवोल्यूशन। एक एक करके देखते हैं। स्पेसिएशन मतलब हर एक इकोसिस्टम का अपना एक खासियत होता है। जैसे नदी में मछली मिलेगा, जलीय जीव मिलेंगे, जंगल में पेड़ पौधा मिलेगा बड़ा बड़ा, है ना, बाघ मिलेगा, शेर मिलेगा, जंगली जानवर मिलेंगे, उसका स्पेसिएशन है। डाइवर्सिटी, वहाँ कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाघ ही पाए जाते हैं, डिफरेंट जानवर भी पाए जाते हैं। हैबिटेट होगा, मतलब हैबिटेट यानी कि जहाँ पे जंतु का अपना ओरिजिनल घर होता है रहने का। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन करने का मतलब हुआ कि जहाँ पे रहने के लिए वो अडेप्ट हो जाता है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, अडेप्ट होना का मतलब उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब सारा जीव जंतु एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होता है। और इवोल्यूशन, एक नए मतलब कि कुछ इवॉल्व होते रहता है प्रत्येक इकोसिस्टम में, ठीक है। नए तरह का जीव जंतु इवॉल्व होते रहता है और भी कुछ। एन इकोसिस्टम में 4 फंडामेंटल फंक्शन। इकोसिस्टम में 4 फंडामेंटल फंक्शन होते हैं। प्रोडक्टिविटी, कुछ प्रोड्यूस करना, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। आइए एक एक करके देखते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में होता है, पीछे वाले डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। जैसे यदि घास को बकरी खाया, बकरी को शेर खाया, तो ऐसा नहीं कि शेर फिर बकरी को दे देगा कुछ, या फिर बकरी घास को कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल होता है और नॉन साइक्लिक होता है। सन जो है प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम है। सन जो है प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का इकोसिस्टम में। प्लांट रिसीव एनर्जी फ्रॉम सन, क्योंकि प्लांट जो है सन से एनर्जी रिसीव करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पास करता है, ठीक है। एनर्जी पासेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हार्बीवोरस टू कार्निवोरस इन फॉर्म ऑफ फूड। प्रोड्यूसर से हार्बीवोरस में, हार्बीवोरस से कार्निवोरस में, कार्निवोरस से डिकम्पोजर में। इस तरीके से फूड का प्रोसेसर, मतलब फूड का जो प्रोसेसिंग होता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इक्वल फूड चेन। फूड चेन क्या होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर एक इकोसिस्टम, उसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। ये हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होता है और जनरली फॉलो 10% रूल। 10% मोबिलाइजेशन क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी जाता है तो मात्र 10% ही पास हो पाता है। जैसे यदि घास को बकरी खाया तो मात्र घास का जितना एनर्जी था उसका, जैसे मान लीजिए घास में 100 एनर्जी था तो बकरी में 10 ही एनर्जी आएगा। बकरी को यदि कोई आदमी मार के खाया तो उसमें 1 ही एनर्जी आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से 10% ही पास करता है। इसके आधार पे हम लोग बांटते हैं प्रोड्यूसर को ऑटोट्रोप बोलते हैं, कंज्यूमर और हेटरोट्रोप, कंज्यूमर को हेटरोट्रोप बोलते हैं, और डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर क्या होता है, तो जनरली ग्रीन प्लांट होते हैं जो सिंपल फिजिकल सब्सटेंस को लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस के जो स्टार्च बनता है या फिर ग्लूकोज बनता है, तो हम लोग उसको किसी भी तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो क्या काम करता है, प्रोड्यूसर जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए खाना इंतजाम करता है, एक तरह से बोल सकते हैं, उसके लिए फूड और न्यूट्रिएंट का प्रोवाइड कराता है। कंज्यूमर या जो हेटेरोट्रोप है, और उसके बाद फिर फाइनली डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर। जितने भी कंज्यूमर या हेटेरोट्रोप होते हैं बाद में उसको डिकम्पोज किया जाता है डिकम्पोजर के द्वारा, उनके डेथ होने के बाद। डिकम्पोजर में कौन कौन आता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब आते हैं, ठीक है। और वापस फिर डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में मिलाया जाता है, वापस पेड़ होता है, पेड़ से फिर एनर्जी इस तरह से फ्लो होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फूड चेन। जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, फूड चेन 3 तरह के होते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन, जहाँ पे ग्रीन प्लांट डिकम्पोज होते हैं कंज्यूमर के द्वारा, ठीक है। तो एक तरफ देखिए ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है कि जो ओरिजिनल सोर्स होता है, सोर्स जो होता है ग्रीन प्लांट होता है, सोर्स जो होता है ग्रीन प्लांट होता है। ग्रीन प्लांट को कोई खाया, उसको कोई खाया, उसको कोई खाया, फाइनली डिकम्पोज होकर के मिट्टी में, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, ग्रीन प्लांट से डिकम्पोजर तक पास करता है कंज्यूमर के। तो डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है मेनली, जहाँ पे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, जहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म प्राइमरी सोर्स है, और माइक्रो के थ्रू या प्रीडेटर के थ्रू जो है डिकम्पोजर तक पहुँचता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ पे प्राइमरी सोर्स क्या था, ग्रीन प्लांट था। अब प्राइमरी सोर्स क्या है, तो मरा हुआ जीव जंतु है। जैसे कोई डेड बॉडी है किसी जानवर का, उसको कौन खाया, चील खाएगा, ठीक है। या फिर उसको डायरेक्टली डिकम्पोज किया जाएगा, उसको डायरेक्टली भी डिकम्पोज किया जा सकता है ना। या फिर उसको कोई कुत्ता खाएगा या चील खाएगा, फिर उसको जो है जब मरने के बाद डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है, जहाँ पे प्राइमरी सोर्स क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, ठीक है। उसको डिके किया जाता है डायरेक्टली माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा या फिर प्रीडेटर के द्वारा खाया जाता है, प्रीडेटर फाइनली डिकम्पोज होते हैं। और तीसरा है पैरासाइटिक फूड चेन, जिसमें क्या होता है कि ऊपर जैसा कुछ नहीं है, जैसे हम लोग ये दोनों में पढ़ो, उसमें कोई ऐसा कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, बल्कि एक छोटा जीव एक बड़े जीव पे चोरी छुप के रहता है, ठीक है। और वहाँ से अपना बिना उसको कुछ हार्म किए, ठीक है, हल्का फुल्का तो हार्म होता ही है, ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्म किए हुए नहीं, वहाँ से अपना भोजन लेता है। कभी कभी जो पैरासाइटिक फूड चेन जो होता है सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं जब दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। दोनों जब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहता है उसको लोग सिम्बायोटिक बोलते हैं। फूड वेब क्या होता है, तो डिफरेंट तरह के फूड चेन के मिक्सचर को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। जब डिफरेंट तरह के फूड चेन को एक ही जगह दिखाया जाए, एक ही पिक्चर में ग्राफिकली मेथड से, ठीक है, या डायग्रामेटिकली मेथड से, तो उसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब जो है एक तरह का पिरामिड रिप्रेजेंट करते हैं। फूड वेब मतलब एक तरह का पिरामिड बनाते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, दूसरा ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज शोन बाय इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या दिखाया जाता है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग दिखाया जाता है इकोसिस्टम का, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह का होता है, बायोमास का, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह का होता है, एक होता है बायोमास का, एक होता है एनर्जी का, और एक होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का। तो एनर्जी वाला जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं बायोमास, एनर्जी और नंबर। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो ऑलवेज अपराइट, तो एनर्जी के जो पिरामिड होते हैं हमेशा सीधे होते हैं। एनर्जी के जो पिरामिड होते हैं हमेशा सीधे होते हैं, जबकि बायोमास और नंबर वाला जो पिरामिड होता है कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, जैसे इस तरीके से, या फिर इरेगुलर शेप में भी होता है, ठीक है। पहले बड़ा उसके बाद छोटा फिर बड़ा हो जाना, इस तरीके से भी। जैसे कुछ पिरामिड ऐसे ही बनता है, ऐसे, है ना, यहाँ हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है। तो कोई एक शेप ही नहीं इस पिरामिड का है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, मतलब कि जिसमें शो किया जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड रिप्रेजेंट बायोमास, ऑर्गेनिज्म नंबर या फिर एनर्जी कंटेंट, ठीक है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एक फूड वेब में। इसमें बस इतना याद रखिएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, जबकि बायोमास और नंबर का पिरामिड कभी कभी उल्टा भी होता है, इरेगुलर शेप का भी होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में एक दूसरे वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी यहाँ पे शॉर्ट पे बात कर रहे हैं। इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, इकोलॉजिकल नीचे देखिए, तो ऑर्गेनिज्म जितने भी तरह के हैं इस पूरे इन्वायरमेंट में, जितने भी तरह के जीव जंतु होते हैं, सबका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, सबका एक पार्टिकुलर काम होता है कि उसको ये काम करना है। तो जो भी वो वर्क करता है, जो भी उसका ड्यूटी है, जो भी उसका रोल है, उसको हम लोग इकोलॉजिकल नीचे बोलते हैं। जैसे डिकम्पोजर का काम है डिकम्पोज करना, ठीक है, तो हम लोग उसको इकोलॉजिकल नीचे बोलेंगे। नेक्स्ट है
बायोलॉजिकल कम्युनिटीज डेवलप एंड स्टेब्लिश इन एन एरिया इन अ सीरीज ऑफ स्टेजेस रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, को जैसे देखिए कहीं बेयर रॉक है, बेयर रॉक मतलब कि सिर्फ पत्थर है या फिर मिट्टी है सिर्फ, वहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब कि फर्स्ट सबसे पहले जो होता है उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पे छोटा मोटा घास उगेगा, है ना, उसके बाद बड़ा छोटा पेड़ उगेगा, उसके बाद बड़ा पेड़ उगेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। मतलब कि वहाँ पे इकोलॉजी सक्सेस कर रहा है। अभी वहाँ पे सिर्फ लैंड था, सिर्फ ज़मीन था, मिट्टी था, वहाँ पे घास उगाया, तो इसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। जो सबसे पहले होता है उसलिए उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। तो घास क्या है, घास जो है प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, जैसे मॉस होगा या ग्रास होगा, ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। और एक घास जो आगे जा कर के एक इक्विलिब्रियम कम्युनिटी में बदल जाता है, एक घास वगैरह जो है, जैसे अभी जो प्राइमरी सक्सेशन हुआ, ये डेवलप होते होते कि इक्विलिब्रियम कम्युनिटी में बदल जाता है। इक्विलिब्रियम कम्युनिटी मतलब जैसे आम आदमी प्लेन एरिया में या फिर किसी भी एरिया में आदमी रहने लगता है, ठीक है, हर तरीके का वहाँ सुख सुविधा मौजूद हो जाता है, हर तरीके का पेड़, ठीक है, तो उसको हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। मतलब कि जब कोई एक इकोलॉजिकल सक्सेशन करते करते फाइनली जो है इक्विलिब्रियम कम्युनिटी में बदल जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि जो अपने आप में एक इंटरडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसे बोल सकते हैं, जिसको बाहर से कोई, जो जैसे हम लोग शुरू में पढ़े ना कि इकोलॉजी जो होता है स्टेबल होता है, ठीक है, उसी तरीके से तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मतलब कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो सबसे लास्ट लिमिट जो होता है उसको हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, और सबसे फर्स्ट जहाँ पे होता है उसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। बायोम क्या होता है, तो डिफरेंट तरह का इकोसिस्टम, ठीक है। तो बायोम को, इन्वायरमेंट को बायोम पे बांटा जाता है। तो बायोम को कैसे बांटते हैं, किस रीजन से बांटते हैं, तो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन, वहाँ का वेजिटेशन क्या है, वहाँ के रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, उस तरीके से हम लोग बायोम बांटते हैं। तो 5 मेजर बायोम है, एक्वेटिक, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और टुंड्रा, ठीक है। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या फिर कोरल रीफ होते हैं वो काफ़ी डाइवर्स इकोसिस्टम होते हैं और अर्थ का सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माना जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और कोरल रीफ को अर्थ का सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माना जाता है, ठीक है। कुछ स्पेसीज जो होते हैं खास तरह के बायोम के लिए ही अडेप्ट होते हैं, कुछ स्पेसीज जो है खास तरह के बायोम के लिए अडेप्टेड होते हैं। जैसे जेरोफाइट जो होते हैं ड्राउट और ड्राई कंडीशन के लिए अडेप्टेड होते हैं, ड्राउट मतलब कि डेजर्ट एरिया के लिए अडेप्टेड होते हैं। उसके बाद हेलोफाइट जो है सेलाइन एरिया के लिए अडेप्टेड होते हैं, यानी मैराइन लाइफ के लिए अडेप्टेड होते हैं। नेक्स्ट इफीमेरल्स जो होते हैं, इफीमेरल्स जो है अपना लाइफ को शॉर्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ काफ़ी वो सब जो है काफ़ी हार्श क्लाइमेट में उगते हैं, इसलिए अपना लाइफ को शॉर्ट कर लेते हैं। तो जैसे टुंड्रा, मॉस, माउंटेन फ्लावर, ये सब जो एफिमेरल्स में आते हैं। तो एफिमेरल्स किसको बोलते हैं, जो काफ़ी हार्श क्लाइमेट उगते हैं और अपना लाइफ को शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म आता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होता है, तो ठंडे के दिन में देखते हो कि बहुत सारा जानवर जा करके कहीं छिप के सो जाता है। जैसे लिजार्ड जो होता है, हम लोग के घर में जो छिपकली होता है, ठंडे के दिन में आपको नहीं दिखेगा। रीज़न क्या है, वो जा करके हाइबरनेट करता है, ठीक है। उसी मतलब कि ठंडे के दिन में कहीं जा करके कोना में, कहीं मतलब कि एक कॉर्नर में वो सो जाता है, या फिर कहीं ज़मीन के नीचे जैसे भी उसका जगह मिले वो जा करके हाइबरनेशन कर लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि सो जाता है उतने दिन के लिए, जब तक ठंडी वाला मौसम होता है। फिर जब क्लाइमेट चेंज होता है, इन्वायरमेंट जब चेंज होता है टेम्परेचर इधर का, तब वो आता है। एस्टिवेशन क्या होता है, तो इसी का उल्टा को एस्टिवेशन बोलते हैं। जब वो गर्मी के दिन में कोई इनएक्टिव हो गया, ठंडा में जब इनएक्टिव हो जाता है उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, और गर्मी में जो इनएक्टिव हो जाता है उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। कई तरह के न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल में, जैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है, सब पे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे न्यूट्रिएंट हम लोग के ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर आर वेरियस न्यूट्रिएंट व्हिच फ्लो इन इकोसिस्टम थ्रू बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसे वाटर साइकिल पढ़े हैं ना, उसी तरह से डिफरेंट केमिकल का भी साइकिल होता है। बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स या फिर बायोजियोकेमिकल्स हम लोग के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड है, हम लोग के जीव जंतु के लिए, हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आइए हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग आखिर आज पढ़े क्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े, इन्वायरमेंट के भी डिफरेंट फैक्टर के बारे में पढ़े, बायोटिक और अबायोटिक। इकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में पढ़े, इकोटोन के बारे में पढ़े, इकोसिस्टम के बारे में पढ़े, है ना। फिर इकोसिस्टम का क्या क्या काम है, क्या फंक्शन और क्या प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़े। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी यानी फूड चेन के बारे में पढ़े, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़े, प्रोड्यूसर कितने तरह का होता है, फूड चेन कितने तरह का होता है उसके बारे में पढ़े, फूड वेव के बारे में पढ़े, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जाने, इकोलॉजिकल नीचे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सब के बारे में जाने, बायोम के बारे में जाने। उसके बाद फिर इधर एडेप्टेशन के बारे में जाने कि जीरोफाइट क्या होता है, जेरोफाइट क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है,
हेलोफाइट क्या होता है, एफिमेरल्स क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। फर्स्ट वीडियो था, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।